मैनेजमेंट का कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप सुनोगे आपको पता लग जाएगा। 30 से 35% का नंबर उन्होंने बतायागा कि आने वाले 2 सालों के अंदर हम इतनी ग्रोथ करने की पूरी-पूरी एक टारगेट को लेके चल रहे हैं, 30 से 35% की ग्रोथ हम लोग करें। तो जब ऑपरेटर को मालूम पड़ेगा 30-35% की ग्रोथ कोई कंपनी करने वाली है, तो ऑपरेटर क्या करेगा? रिटेलर से स्टॉक लेकर के जाएगा। रिटेलर सिर्फ क्या सोचेगा स्टॉप लॉस लगा लूँ या ट्रेड कर लूँ। हाय एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे 5 पैसे कैपिटल को। 5 पैसे कैपिटल के अंदर मेनली जो प्रॉब्लम आज देखी गई वो ये थी इसके अंदर की गिरावट 6.77% की गिरावट इसमें है। आप अगर चार्ट में देखेंगे तो कल के दिन की इसकी जो क्लोजिंग थी 562 पर थी, आज की ओपनिंग 514 पे थी, लगभग 9% नीचे ओपन हुआ। उसके बाद पूरा दिन ट्रेड हुआ, 9% के बाद में जो रिकवरी हुई थोड़ी बहुत, फिर भी 6.77% 6% से ज़्यादा इसमें गिरावट हुई और गिरावट का मेन कारण था इसका Q4 का रिजल्ट। हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, प्लस इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो है एनएससी की साइट पे आपको मिल जाएगी। आज ही के दिन आई है, 4:23 25 अप्रैल आज के दिन। तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पूरी सुन ली है, 41 मिनट्स की हैगी। आप भी सुन सकते हो वहाँ जाके क्लिक करके उसके ऊपर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट करे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। मेरी कोशिश सिर्फ यही रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूँ स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन सकता है स्टॉक का, मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस तरीके से मैनेजमेंट बता रहा है और मार्जिन्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा इसका Q4 का रिजल्ट देखते हैं, उससे पहले इसकी एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। मतलब मार्च 23 और मार्च 24 कंपेयर करोगे तो 16% की ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने किया है 395 का और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किया है पूरे साल में 54 करोड़ का। उसके बाद भी स्टॉक गिर गया। क्यों गिर गया स्टॉक? क्योंकि मार्केट को Q4 का रिजल्ट थोड़ा-सा परेशान किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 112 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, 24% की ग्रोथ है। 24% की ग्रोथ होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत एक अच्छी ग्रोथ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट आ रहा है 5.78 करोड़ का आ रहा है, जबकि यहाँ पे 100 करोड़ की ग्रोथ करने के बाद में प्रॉफिट 15 करोड़ आ रहा था। तो ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ? प्रॉफिट कम होने का पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस देखोगे तो एम्प्लॉयी कॉस्ट जो है वो 19% से बढ़ के 28% पे आ गई है। और ये 28% पे क्यों आई है? तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्लियर एक रीज़न बता रखा हैगा। इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में और डिस्कशन इन्होंने ज़्यादा किया है उसके ऊपर, तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा। देखो, तो इनके ऑनबोर्डिंग इन्होंने करी है कुछ नए एम्प्लॉइज़ की। जब आप ऑनबोर्डिंग करते हो तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं एम्प्लॉयी के साथ। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को आरएसयू दिया है और ईसॉप दिया है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शंस। क्यों? जो लोग एम्प्लॉयी के साथ में काम करते हैं, उनको सैलरी के ओवर एंड अबव कंपनी कुछ स्टॉक्स भी देती है, तो वो खर्चा कंपनी अपनी पॉकेट से करती है। तो यहाँ पे इन्होंने वो खर्चा किया है और साथ के साथ इनका इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया है। किस चीज़ की वजह से? एक लॉ में चेंज हुआ है एफआई 24 के अंदर। स्टॉक ब्रोकर्स नीड टू इन्फ्यूज़ ओन फंड्स फॉर बैंक गारंटी एंड कांट यूज़ क्लाइंट फंड्स। मतलब अगर आपको बैंक को गारंटी देनी है तो आप अपना पैसा यूज़ करें, क्लाइंट का पैसा ना यूज़ करें। और ये 5 पैसे के साथ नहीं, मार्केट के जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और इसका इम्पैक्ट सबको आएगा। लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप उस फंड्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो क्लाइंट को लेवरेज देने के लिए, तो आप कमा भी लोगे उससे डेफिनिटली। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आया और थोड़ा-सा इम्पैक्ट आपको आगे वाले क्वार्टर्स में भी दिखेगा। ये इम्पैक्ट की वजह से इनके मार्जिन्स जो हैं इम्पैक्टेड रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट देख सकते हो, यहाँ पे 10 करोड़ की हो गई है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट 3 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ की थी, वो 10 पे आ गई है। प्लस यहाँ पे जो एम्प्लॉयी की कॉस्ट थी वो 28% से बढ़ गई है। तो नेट-नेट प्रॉफिट कम आया, मार्केट को अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स जो अर्निंग पर शेयर है वो 4.84 से घट के 1.85 हो गया है। तो ये चीज़ की एक प्रॉब्लम थी स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं, देखो रिजल्ट तो खराब आ गया, स्टॉक यहाँ पे गिर गया है, स्टॉक में बाइंग क्यों है? आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल हुआ है। अगर मैं आपको 1 मिनट के अंदर दिखाऊँ इसको, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने के अंदर कुछ, और आपको ये क्लियरली समझ में आएगा और आपको एक चीज़ सीखने को भी मिलेगी कि देखो, इसके अंदर एक तो गैप डाउन होता है और गैप डाउन सुबेरे 9:15 बजे होता है और सुबह 9:15 बजे यहाँ पे आपको दिखा दूँ थोड़ा-सा और ज़ूम इन करके। ये है 25 तारीख और 25 तारीख के अंदर अगर आप कल के भाव से इसको आज के भाव पे देखोगे तो यहाँ पे कल क्लोज़ हुआ और यहाँ पे कहीं ये ओपन हुआ 514 पे। आप देख रहे हो पूरा ग्रीन कैंडल है ये, मतलब जैसे ही इसको नीचे गैप डाउन ओपन किया गया, पूरा जितना स्टॉक्स यहाँ पे था सब बाय कर लिया गया। उसके बाद फिर थोड़ी-सी यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, सेलिंग आई, क्योंकि लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो गैप डाउन इसीलिए किया जाता है और एक स्टॉप लॉस एक लेवल के नीचे लगाया जाता है और इसको इसीलिए एक लेवल के नीचे ओपन किया गया। उसके बाद में अगर आप फोकस करोगे तो पूरा दिन देख रहे हो ये पूरा ग्रीन वॉल्यूम बनता गया, बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है। पूरा एक लेवल है स्टॉक का कि क्या भाव है, लगभग 538 से लेके 540 543 के बीच में। इस 5 पॉइंट्स की विंडो के बीच में सारी बाइंग होती गई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, ये ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, कहीं-कहीं पे रेड भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें बाइंग बहुत सॉलिड रही है पूरे दिन के अंदर। और 1 डे कैंडल तो आप देख ही सकते हो कि जो स्टॉक गैप डाउन हुआ था, वो स्टॉक ग्रीन वॉल्यूम के साथ में कहीं न कहीं बंद हुआ है। क्यों?
क्योंकि ऑफ कोर्स ये ओपन ही यहाँ हुआ था, इसको नीचे जाना चाहिए था, ये यहाँ नहीं गया, ये ऊपर आ गया उल्टा और क्यों? क्योंकि बाइंग करी गई। अब बाइंग किसने करी है? आप समझदार हो, इतनी बाइंग कौन करता है? ऑपरेटर करता है। ऑपरेटर इतनी बाइंग करके क्या करेगा? ऑफ कोर्स कहीं न कहीं उसको स्टॉक समझ आता है, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक एक्यूमुलेशन चल रहा है ये, ठीक है? स्टॉक को एक्यूमुलेशन होती है जब, तभी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऑपरेटर क्यों एक्यूमुलेट कर रहा है? क्लियरली एक्यूमुलेट ऑपरेटर इसीलिए कर रहा है क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया हैगा कि इनके आगे की जो ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है। कैसे फ़ोकस्ड है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनके पास में करेंटली जो है 42 लाख कस्टमर्स हैं और जिस कंपनी के पास में 42 लाख कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस सेक्टर की कंपनी के हिसाब से। ऑफ कोर्स इनको भी और काम करने की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट का क्लियरली ये कहना है कि अभी इनके पास में जो कस्टमर बेस है, आप देख रहे हो 4.23 मिलियन का, इन इसको ये आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाएँगे और कैसे बढ़ाएँगे? जो इनका एक्जिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी कहते हैं। ये लोग एक ब्रोकिंग फर्म खुद को नहीं कहते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी पे काम करती है क्योंकि जो हम लोग एफ-एन-ओ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे चार्ट्स देखने होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स देखने होते हैं, ऑप्शन चेन देखनी होती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो नेट-नेट एक बहुत ही सॉलिड टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मार्केट कई बारी एकदम से गैप डाउन करता है या मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं चलते हैं। तो इनका वही फ़ोकस है, टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड रहे। इसीलिए ये लोग 2 साल से बहुत ज़्यादा एक्विज़िशन नहीं कर रहे थे। इनका कहना है कि जो क्वार्टर इनका लास्ट ईयर का था दिसंबर 22 और मार्च वाला, उसमें तो सिर्फ़ ये लोग 20-25 हज़ार कस्टमर्स ही एवरी क्वार्टर ऑनबोर्ड कर रहे थे। लेकिन अब जो एक्विज़िशन इनका चल रहा है 70-80 हज़ार के आस-पास चल रहा है और इनका फ़ोकस है कि आगे जो कस्टमर ये लोग एक्वायर करेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, वो कस्टमर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख की रेंज में ये लोग हर क्वार्टर के अंदर करेंगे। जब आप इतनी तेज़ी से कस्टमर को एक्वायर करोगे, ऑफ़ कोर्स कस्टमर एक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगेगी, मैनेजमेंट उस चीज़ के लिए रेडी है। मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट को लेकर के जो प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बनाया उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। तो इसीलिए इनका फ़ोकस है कि आगे अब ये लोग अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर फ़ोकस करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाएँगे और नंबर ऑफ कस्टमर्स को भी काफ़ी हिसाब से बढ़ाया जाएगा, ताकि जो आरपू है मतलब रेवेन्यू पर यूज़र जिसको कहते हैं, ठीक है? वो अच्छा है क्योंकि देखो इंडस्ट्री के अंदर आप कस्टमर जितने मर्ज़ी एक्वायर कर लो, आप मार्केट में पैसा खर्च करो, कस्टमर ले आओ। लेकिन आरपू बढ़ना ज़रूरी है। व्हाट इज़ आरपू? आरपू इज़ लाइक एक कस्टमर से आप कितना कमा पा रहे हो। तो कंपनी का यही फ़ोकस है कि आरपू बढ़े, मंथली एक्टिव यूज़र्स बढ़े। आप देख सकते हो 69% से मंथली एक्टिव यूज़र्स इनके बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो नेट-नेट कंपनी ग्रोथ को लेके फ़ोकस्ड है और जो इनकी एनुअल ग्रोथ के जो नंबर्स इनसे पूछे गए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 13% है, 16% है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप सुनोगे आपको पता लग जाएगा। 30 से 35% का नंबर उन्होंने बताया कि आने वाले 2 सालों के अंदर हम इतनी ग्रोथ करने की पूरी-पूरी एक टारगेट को लेके चल रहे हैं, 30 से 35% की ग्रोथ हम लोग करें। तो जब ऑपरेटर को मालूम पड़ेगा 30-35% की ग्रोथ कोई कंपनी करने वाली है, तो ऑपरेटर क्या करेगा? रिटेलर से स्टॉक लेकर के जाएगा। रिटेलर सिर्फ क्या सोचेगा स्टॉप लॉस लगा लूँ या ट्रेड कर लूँ। उसने क्या किया यहाँ देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक मतलब ऑफ कोर्स 100 डे येलो वाली लाइन के नीचे ओपन किया और 200 डे के लाइन के ऊपर रखा। तो ये एक स्मार्टनेस होती है। ऑपरेटर को पता होता है उसके पास बहुत पैसा है, वो पूरी गेम कर लेता है इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो एबिटा मार्जिन्स हैं, ऑफ कोर्स ग्रोथ मैंने आपको बताया 30 से 35% है। मार्जिन कंपनी जो करेगी वो सेम रेंज में करेगी लगभग 28% के आस-पास उन्होंने बोल दिया हैगा। जो एक्जिस्टिंग मार्जिन है अब देखो मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिज़नेस है। एक बार आपने प्लेटफ़ॉर्म बना दिया जितने मर्ज़ी लोग उसको यूज़ करें, आपको तो पैसा मिलता जाएगा। तो जब पैसा ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से आएगा तो इंप्रूवमेंट कहाँ आएगी? इंप्रूवमेंट आएगी आरओई के अंदर। जो आरओई 10.8% का है, इनका कहना है कि जो इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स हैं ये उसको उसके बराबर लेकर के जाएँगे। तो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटर्स नंबर 1 तो है एंजल वन, ऑफ कोर्स ज़ीरोधा भी है, लेकिन जो लिस्टेड प्लेयर है नंबर 2 पे एंजल वन आता है। तो एंजल वन की जो आरओई है 43% की है, 5 पैसा की जो आरओई है वो 10% की है। तो मैनेजमेंट खुद अपने मुँह से कह रहा है कि हम इसको कहीं न कहीं इंडस्ट्री के लेवल पे लेके जाएँगे। मैं कहता हूँ अगर 30% भी कर देंगे ना, तो यहाँ से 3x हो जाएगा। स्टॉक का प्राइस नहीं, आरओई, ठीक है? स्टॉक का प्राइस कितना होगा मुझे नहीं पता और ना मैं उसको फोरकास्ट कर सकता हूँ। बट नेट-नेट आप समझदार हो, अपना दिमाग खुद लगा सकते हो। अगर 43% का आरओई अगर मैनेजमेंट टारगेट करेगा, कहीं न कहीं तक तो देखो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये एक टेक्नोलॉजी वाला बिज़नेस है और देखो टेक्नोलॉजी के अंदर के साथ-साथ ये मार्केट काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, ठीक है? कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे जो मार्केट को दिखाती है इसके अंदर, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इंडिया के अंदर देखो अभी ये जो पूरा सिस्टम है ना और चलने वाला हैगा। कैसे चलेगा? इंडिया के अंदर लोगों की जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। अब देखो पर कैपिटा इनकम क्या है? आप और हम जो पैसा कमाते हैं, उसके बेसिस पर जो पैसा हम लोग मार्केट में खर्च करते हैं, हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ₹100 कमाते हो, ठीक है? अगर ₹100 कमाने के बाद आपके अगर ₹100 ही खर्च हो गए पूरे के पूरे, तो फ़ायदा क्या है? आपके पास कुछ बचा नहीं, आप इन्वेस्ट क्या करोगे? ज़ीरो। लेकिन अगर वहीं आपकी पर कैपिटा इनकम 100 से 200 हो जाए, मतलब आपकी खुद की इनकम 200 हो जाए, तो खर्चा आपका 100 ही है, बाकी का 100 आप क्या करोगे? मान लो आपने ₹20 एक्स्ट्रा खर्च किए अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, बाकी का 80 क्या करोगे आप? आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या अलग-अलग प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे। तो इसीलिए
इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंगली डीमैट अकाउंट्स और ओपन होंगे। लॉन्ग टर्म की बात है, देखो ये सब चीज़ें 3, 4, 6 महीने में नहीं होती, ये सब चीज़ें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कहीं एक ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है? और जैसे कि कोविड के बाद बहुत एक बूम आया स्टॉक मार्केट के अंदर, वैसे ही एक बूम आने वाले 3 सालों के अंदर आएगा, जिस हिसाब से बुल रन चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में एक अवेयरनेस चल रही है, लोगों को पता लग रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वैसे करके लोगों को एक इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, वैसे लोग अपने पैसे को रूट करेंगे मार्केट की तरफ और अपने नए-नए अकाउंट्स ओपन करेंगे। और ऑफ कोर्स देखो मार्केट में अगर आपके पास में अकाउंट आपको अगर खुलवाने भी हैं, तो आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो कस्टमर है, उसको भी आप एक्वायर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मान लो अपस्टॉक्स है, ग्रो का प्लेटफ़ॉर्म है या ज़ीरोधा है या एंजल वन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 पैसा में खोल लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो, है ना? दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, तो ऐसे करके लोग और अकाउंट्स ओपन करेंगे अलग-अलग यूसेज के हिसाब से। तो ये इंडस्ट्री मुझे लगता है अभी अंडर पेनिट्रेटेड है, आगे और इसमें ग्रोथ आएगी, पर कैपिटा इनकम जैसे-जैसे बढ़ेगा, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम जैसे करके बढ़ेगा, ऑफ कोर्स वो चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी, साल, 2 साल, 3 साल का पूरा प्रोसेस होता है ये सारी चीज़ों के अंदर। मैनेजमेंट ने इसलिए 2 साल, 3 साल बोले हैं कि ग्रोथ बहुत सॉलिड आगे देखने को आपको मिल सकती है। तो नेट-नेट देखो यही सारी चीज़ें हैं और आपको मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैंगी, ठीक है? और बैलेंस शीट कंपनी की जो है अगर आप देखना चाहते हो तो इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पे 509 करोड़ के इनके पास रिज़र्व्स हैं, 336 करोड़ के इनके पास बोरिंग्स हैं। बोरिंग्स यूज़ करते हैं किस लिए? डेट वगैरह देने के लिए, अपने कस्टमर्स को लेवरेज देने के लिए। आप इनका पी&एल आपको दिखा दिया, हाईएस्ट एवर है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो ठीक-ठाक है, 32% की होल्डिंग है, प्रमोटर के पास में 22% है, एफआईआई के पास में और डीआई की कोई कन्विक्शन नहीं है कंपनी में। पब्लिक के पास में स्टॉक्स हैं जिसमें 24% स्टॉक जो है एफआईएच मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स के पास में हैगा, तो ये शायद कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, प्लस ये एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर है, 1.20 इनके पास है। तो नेट-नेट मुझे सारे फंडामेंटल स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन मेरे कहने से आपको ना खरीदना है, ना बेचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको डिस्कस करना है। मेरे अकॉर्डिंगली कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप इसके सपोर्ट लेवल जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोर्ट यहाँ पे तो उसने ले ही लिया, ये एक अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया 514 के लेवल पे। अगर मार्केट में और सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे तो कहीं न कहीं ये आएगा लगभग 400 मतलब ये 500 के लेवल पे आएगा। उसके नीचे देखोगे तो 472। किसी को अगर खरीदना है स्टॉक तो ऑफ कोर्स आप इसको यहाँ भी खरीद सकते हो, नीचे भी खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर से करेक्ट हो चुका है। खरीदना तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना, एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लेना अपना भी। और लॉन्ग टर्म व्यू इसीलिए क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म की कंपनीज़ है। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप कंपनी है, वोलेटाइल थोड़ी ज़्यादा होगी। इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी तो उतनी तेज़ी थोड़ा नीचे भी आएगी, ठीक है? इसकी मार्केट कैप जो है काफ़ी छोटी है अभी, 1600 करोड़ की कंपनी है। तो अभी ये कंपनी बहुत छोटी है बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो डेफिनिटली आप इसमें एक पोज़ीशन बना सकते हो। जिन्होंने ऊपर खरीदा है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने नीचे खरीदा है प्रॉफिट में तो भी आपको होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, ऑपरेटर आपके सामने खरीद रहा है, तो डेफिनिटली ऑपरेटर ऐसे ही कोई गलत कंपनी तो नहीं खरीदेगा। तो नेट-नेट देखो ये पूरा एनालिसिस आपका वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको ज़रूर आंसर करूँगा। आपको वीडियो अगर वैल्युएबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, कुछ आपको सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लिखें। कोई और बेहतर वर्ड है आपके पास तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखें। कोई सुझाव है आपका, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए थी, आप वो भी लिखें, मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको कवर करूँगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएँगे, आपको और वीडियोज़ मिल जाएँगी अलग-अलग स्टॉक्स के ऊपर जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट के अंदर और अच्छे स्टॉक्स मिल जाएँगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।